तो वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे एक तो पेडिकुलोसिस के बारे में, जिसको आप जू बोलते हो। पेडिकुलोसिस के बारे में देखो, आपको ये सब टॉपिक जो स्किन डिसऑर्डर्स है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको आपको स्लोली बताया, मतलब छोटे छोटे बताए गए हैं और ज़्यादा मतलब बड़े लेक्चर के रूप में नहीं बताया गया। तो इस बात को ध्यान रखना कि एक तो जितने भी ये बताए जा रहे हैं स्किन इन्फेक्शन वाले डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, उनके अंदर आपको क्या करना होगा, एनसीपी तैयार करना होगा, नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर सकते हो। यहाँ पे आप नर्सिंग केयर प्लान अगर आपसे तैयार नहीं होते तो आपको असाइनमेंट तो तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी नेल्स के डिसऑर्डर्स हैं, वो आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे मेन जो इसका डिसऑर्डर्स है वो लिखवा दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें। तो असाइनमेंट आपके मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। असाइनमेंट इसलिए तैयार करने हैं कि जो भी स्किन डिसऑर्डर्स है या नेल डिसऑर्डर्स हैं, इनके अंदर अपन को क्या रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या क्या है, एक तो कोज क्या है इसका, सब में ध्यान रखते हो। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है इसका, इंसिडेंस कब फैलते हैं, और सबसे मेन बात है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या कर सकते हो। वहाँ पे पेशेंट को हाइजीन मेंटेन रखने के लिए बोलते हो, पेशेंट को क्या क्या चीज़ मेंटेन रखने के लिए बोलते हो, क्या क्या करवाते हो उसको, कैसे इसको प्रिवेंट करते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो स्किन डिसऑर्डर्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, एग्ज़ाम में भी काफ़ी कम पूछे जाते हैं। और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में तो इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछे जा सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट मोर्टालिटीज़ उसके बारे में इतना खास पूछा नहीं जाता। तो अपन कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से ये मैटर थोड़ा सफिशिएंट होता है। और बात हो मेन एग्ज़ाम की, तो मेन एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस लास्ट 4 नंबर का आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्किन डिसऑर्डर से तो 4 नंबर के आ सकते हैं। और आपको पता है कि नंबर का डिवाइडेशन आज इस हिसाब से है कि 40 पेज की आपको कॉपी मिलती है, तो 40 पेज के अंदर आपको क्या करना होगा, 8 पेज के अंदर एक 16 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज में अटेम्प्ट करना है, तो आप 2 पेज में आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली बार डेफिनेशन लिखोगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, ट्रीटमेंट मोर्टालिटीज़ लिखोगे, और सबसे लास्ट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे। तो 4 पेज आपके आराम से फिल हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा बड़ा ये नहीं लिखना कि बड़ा चढ़ा के, जो डिजीजेज इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में अपन बड़ा चढ़ा के पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को। तो इनमें इतना ज़्यादा बड़ा अपन को ध्यान में नहीं रखना। अपन को बस इसका मेन क्या है, क्या चीज़ें, कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी स्किन डिसऑर्डर्स काफ़ी कम जगह करवाए जाते हैं और नाम बता दिया जाता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बता दिया जाता है। तो अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपन बता रहे हैं। पेडिकुलोसिस जिसको आप बोलते हो जू, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे पेडिकुलोसिस के बारे में। तो क्या है, इट इज एन इन्फेक्शन which is manifested by lice, which is manifested by lice। ये लाइस ही क्या होती है, जू। पेडिकुलोसिस क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि लाइस के द्वारा होता है, LICE। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन कैसे होता है, कौन सी उम्र में होता है। तो देखो, पहली बात ये है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इट मे बी इन एनी एज। कहाँ पे होता है, तो मेनली अफेक्ट स्काल्प, इट मेनली अफेक्ट स्काल्प। या इसके अलावा ये कहाँ हो सकता है, तो ये जहाँ पे भी आपके हेयर है, जहाँ हेयर्स की आप हाइजीन रखते नहीं रखते, हेयर्स को आप गीला रखते हो,
मतलब हेयर जब वेट रहते हैं तो वेट हेयर्स को आप छोड़ देते हो, गिले पड़े रहते हो, आपकी प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, गंदगी रहती है वहाँ पे, तो ऐसी जगह पे पेडिकुलोसिस हो सकता है। चाहे वो बॉडी का कोई सा पार्ट हो जहाँ पे हेयर होते हैं एक्सेस मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस नंबर्स में, वहाँ पे पेडिकुलोसिस हो सकता है। तो लेकिन मेनली ये आपको सिर के अंदर देखने को मिलता है, हेड में मेनली देखने को मिलता है। अब देखो जैसे पेडिकुलोसिस का अगर हेड के अंदर मैनिफेस्टेशन लाइस का हेड के अंदर होता है तो इसका क्या नाम पड़ेगा? जब क्या होगा आपके हेड के अंदर होता है तो उसको क्या बोलोगे? पेडिकुलोसिस, पेडिकुलस कुलोसिस ह्यूमनस कैपेटिस। तो इसका नाम क्या रहेगा? ह्यूमनस पेडिकुलस ह्यूमनस कैपेटिस। कैपेटिस का मतलब हेड के अंदर, जैसे टीनिया कैपेटिस था, है ना, उस हिसाब से। दूसरा, अगर ये फैलता है आपके पूरी बॉडी पे तो उसको बोलोगे पेडिकुलस ह्यूमनस क्यूरिस। अगर लाइस इन्फेस्टेड होता है आपके वुल बॉडी पे, और लाइस इन्फेस्टेड अगर हेड में होता है तो पेडिकुलस ह्यूमनस कैपेटिस। अगर एक आपकी वुल बॉडी पे होता है तो क्यूरिस। अगर आपके एक्जिला पे होता है तो क्या बोलोगे? कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस क्या? क्यूरिस, कॉर्पोरिस। अब बोला मैंने एक्जिला पार्ट पे, तो पेडिकुलस ह्यूमनस क्यूरिस। क्यूरिस क्या? कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अपन ने 3 लाइस मैनिफेस्टेशन पढ़े अलग अलग जगह के हिसाब से। कॉर्पोरिस पढ़ लिया पूरी बॉडी के अंदर, पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस। पूरी बॉडी के अंदर लाइस मैनिफेस्टेशन होता है तो कॉर्पोरिस अगर आपके होता है एक्जिला पार्ट, ग्रोइन पार्ट में, अपन ने पढ़ा जैसे टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया पेडिस, टीनिया कैपेटिस, है ना। तो अपन ने कैपेटिस तो पढ़ा है हेड का, और क्यूरिस पढ़ा जहाँ पे आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे आपका एक्जिला ग्रोइन होता है। तो अपन ने पढ़ लिया, या फिर इसको पेडिकुलोसिस जो ह्यूमनस कॉर्पोरिस तो हो गया वुल बॉडी, और क्यूरिस हो गया आपका एक्जिला पार्ट। तो इसको आप बोल सकते हो पेडिकुलोसिस प्यूबिस। यहाँ पे इसका एक नाम और रह सकता है। तो पेडिकुलोसिस क्या है? एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि लाइस मैनिफेस्टेशन के द्वारा होता है, जूग की वजह से होता है, मेनली हेड के अंदर होता है। जब हेड में ये होता है इन्फेक्शन तो उसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस कुलस ह्यूमनस कैपेटिस। अगर जब प्यूबिस में होता है तो पेडिकुलोसिस ह्यूमनस क्यूरिस या ह्यूमनस प्यूबिस। अगर आपके होल बॉडी पे होता है तो कॉर्पोरिस, पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस। लाइस की मैनिफेस्टेशन की वजह से होता है, जूग के रेंगने की वजह से होता है। ये लाइस क्या होता है? एक प्रकार का एक्टोपैरासाइट्स होता है। लाइस एक प्रकार का पैरासाइट है। कौन सा पैरासाइट? एक्टोपैरासाइट।
अब देखो क्या होता है, ये क्या है, एक्टोपैरासाइट। कोज क्या है, ड्यू टू पुअर हाइजीन, पुअर हाइजीन की वजह से वियर वेट लिनन और ड्यू टू वेट हेयर, ड्यू टू वेट हेयर, गीले बालों की वजह से, पुअर हाइजीन्स की वजह से, है ना, कंटामिनेशन की वजह से। है हो सकता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, आपको पता है लाइस है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, लाइस मतलब जू, ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब ये क्या करती है, एक्टोपैरासाइट है लाइस, ये क्या करती है देखो, A lice can feed the human blood, जहाँ पे लाइस मैनिफेस्टेशन हो सकता है वहाँ से ये जो जू होती है वो क्या करती है, ह्यूमन के ब्लड को चूसती है, खून चूसती है 5 times मोर देन दियर वेट, अपने वेट से 5 गुना ज़्यादा खून चूस जाती है। एक जू, सिंगल जू अपने मतलब बॉडी वेट से 5 गुना ज़्यादा ह्यूमन का खून चूस जाती है, आदमी का खून चूस जाती है। एंड एट द एंड दे रप्चर, ठीक है। क्या हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ जू का, तो क्या हुआ, इसने अपना खून चूसना शुरू कर दिया, हेड से खून सक करना शुरू कर दिया। खून सक करने के बाद में ये क्या अपने वेट से 5 गुना ज़्यादा खून सक कर सकती है। जब इतना खून सक कर लेती है तब लास्ट में ये फूट जाती है, रप्चर हो जाती है। इसके अलावा ये क्या कर सकती है, दे सीक्रेट सेलाइवा, ये सेलाइवा सीक्रेट करती है ऑन बॉडी, अपनी जो बॉडी है या अपनी जो हेयर है वहाँ पे क्या करती है, ये अपना सेलाइवा सीक्रेट करती है। और ये सेलाइवा क्या करता है, इचिंग करवाता है। सेलाइवा क्या करता है, इचिंग करवाता है, खुजली कोज कर सकता है। अब ये इसके अलावा ये क्या कर सकती है, इट में कोज वीक मेमोरी, जब लंबे समय तक पेडिकुलोसिस इन्फेक्शन लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहे, कुछ वर्षों तक अगर ऐसा इन्फेक्शन बना ही रहता है तो आदमी का क्या हो जाता है, जो इम्यून सिस्टम हो वो काफ़ी, इम्यून सिस्टम क्या, मेमोरी है, याददाश्त तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और खून चूसने से खून की भी कमी आने लग जाती है और व्यक्ति इरिटेट होने लग जाता है। अब इसके अंदर अपन ट्रीटमेंट की बात करें पेडिकुलोसिस के बारे में, ये तो हो गया पेडिकुलोसिस के बारे में। अब थोड़ा और बताता हूँ उसके बारे में अपन, ये तो इसके नेचर के बारे में हो गई। अब ये कैसे फैल सकता है, आप पुअर हाइजीन नहीं रख रहे हो, आप दूसरे लोगों के जो कॉम्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल करते हो, दूसरे लोगों के आइटम्स, मतलब उसके अंदर उनकी हेड्स भी आ सकती है, मतलब कोज। और ये कैसे स्प्रेड होता है दूसरे लोगों में, पुअर हाइजीन से हो सकता है। एक तो पुअर हाइजीन
और यूज ऑफ हेड्स और कॉम्ब ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे लोगों की वस्तुएं जो कॉम्ब वगैरह हेड्स वगैरह इनके इस्तेमाल करने से ये हो सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आप ओलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, आप 55 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर उसके अंदर 1% परमेथ्रिन मिला के हेड को वॉश कर सकते हो। और उसके बाद में एक बार अपने परमेथ्रिन ऑइंटमेंट का भी पढ़ा था स्केबीज के अंदर, तो परमेथ्रिन से हेड वॉश कर सकते हो, केलामाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। इफेक्टिव ट्रीटमेंट में रहेगा आपके परमेथ्रिन 1% परमेथ्रिन ऑयल इसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में लीजिए, उसके बाद में अपने हेड को वॉश कीजिए। या फिर आप परमेथ्रिन डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो हेड के अंदर और उसको कुछ टाइम तक रख सकते हो, उसके बाद में आप हेड को धो सकते हो, तो लाइस सारी किल हो जाएगी। तो परमेथ्रिन केलामाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हो, ओलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो 55 डिग्री हॉट वाटर में 1% परमेथ्रिन। तो ये है आपका पेडिकुलोसिस जूं, जिसके बारे में और यहाँ पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आस्क द पेशेंट टू अवॉइड यूजिंग ऑफ अनदर पर्सनस आइटम सच एज कॉम्ब्स हेड्स वगैरह। ठीक है, इसके अलावा वेट कॉम्बिंग के लिए बोलो, जब बाल गिले होते हैं उस समय कॉम्ब करने के लिए बोलो ताकि वो आराम से बाहर निकल जाए। इसके अलावा उसको यूज़ करने के लिए बोलो कि आस्क द पेशेंट टू यूज़ केलामाइन सॉल्यूशंस अप्लाई ऑन अफेक्टेड पार्ट फॉर फ्यू टाइम्स आफ्टर दिस वॉश द हेड विद द शैम्पू और एनी सॉप। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे एक सीवियर स्किन इन्फेक्शन के बारे में जिसको अपन बोलते हैं पेम्पिगस वल्गेरिस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेम्पिगस वल्गेरिस काफ़ी ज़्यादा स्किन खतरनाक स्किन डिसऑर्डर्स होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पेम्पिगस वल्गेरिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है। सीवियर स्किन डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसको अपन सीवियर स्किन डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। पेम्पिगस वल्गेरिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर स्किन डिसऑर्डर्स है ये पेम्पिगस वल्गेरिस। यहाँ पे क्या होता है, ब्लिस्टर्स या बुल्ला का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे ब्लिस्टर या बुल्ला का फॉर्मेशन हो जाता है। इन दिस द ब्लिस्टर और बुल्ला आर formed over or inside the skin, inside the skin। स्किन क्या है, कौन सी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन।
म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, स्किन लीजन्स बोल सकते हैं ब्लिस्टर या बुला को। यहाँ पे क्या होता है, एक सीवियर स्किन डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब अपना इम्यून सिस्टम ही इसको अपने बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। यहाँ पे सीवियर है, सीवियर इसलिए क्योंकि ये ऑटो इम्यून है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लिस्टर्स या बुला का फॉर्मेशन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको ये मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, स्किन डिसऑर्डर म्यूकस मेम्ब्रेन मोस्टली लाइक एज ओरल कैविटी, तो मोस्टली सीन इन ओरल कैविटी, मोस्टली सीन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ऐसा इन्फेक्शन आपको मोस्टली देखने को मिलता है और स्किन इरोजन हो जाता है। यहाँ पे स्किन वहाँ से कट जाती है और काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है, स्किन इरोजन। स्किन कट जाती है, इरोजन का मतलब थोड़ा सा, जैसे आपके कई बार क्या होता है, जैसे थोड़ा सा स्किन के ऊपर थोड़े से ऐसे लाइनें से आ जाती है, स्किन थोड़ी थोड़ी कट जाती है, फट जाती है, जैसे सर्दियों में फटती है। तो जैसे स्किन का इरोजन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में और एलिवेटेड स्किन लीजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ब्लिस्टर्स या बुला अपन उनको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे जैसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है वहाँ पे क्या होता है, आईजीई का लेवल एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, पेम्पिकस वल्गेरिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आईजीई का लेवल बढ़ता है, जाहिर सी बात है। सीवियर स्किन डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे ब्लिस्टर और बुल्ला का फॉर्मेशन होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन मोस्टली ओरल कैविटी की सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है और स्किन का यहाँ पे इरोजन होता है, स्किन कटने लग जाती है, फटने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर ये ब्लिस्टर्स है इन पे थोड़ा बहुत भी प्रेशर लगाया जाता है तो ये हल्का सा प्रेशर करने पर ये स्लज हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं स्लजिंग ऑफ बुला ऑन मिनिमल प्रेशर ऑन अप्लाई। थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करते हैं तो भी ये ब्लिस्टर या बुला है वो फट जाते हैं। प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं निकोल स्काई साइन, जो इसका क्लासिकल साइन है। मतलब ये जो ब्लिस्टर या बुलास का फॉर्मेशन होता है इन पे थोड़ा बहुत प्रेशर डालते हैं तो ये फट जाते हैं, और जब हल्का बहुत या मिनिमल प्रेशर अप्लाई करने पर ये ब्लिस्टर फट जाते हैं तो इसको बोलते हैं निकल स्काई साइन। और निकल स्काई साइन ही क्या होता है, पेम्पिकस वल्गेरिस का क्लासिकल साइन होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब ये जो पेम्पिकस वल्गेरिस है इसके होने के कारण क्या है, तो जो पेम्पिक वल्गेरिस है इसका कोज की बात करें तो इसका कोज हो सकता है एनवायरमेंटल कोज, मेंटल कोज। इसके अलावा हो सकता है एनवायरमेंटल कोज में हो सकता है रेडिएशन। इसके अलावा ड्रग्स हो सकती है, ड्रग्स में हो सकती है पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन में भी कौन सी, पेनिसिलेमाइन।
वेनकोमाइसिन, विनका एल्कोलॉइड, वेनकोमाइसिन इम्यूनोसप्रेसेंट आती है, माइसिन। इसके अलावा सिफिलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड, सीफेलो फ्लोरोक्विनोलोन्स, सीफेलोस्पोरिन। इसके अलावा कैप्टोप्रिल, तो ये ड्रग्स है कुछ जो कि ऐसा कोज कर सकती है। अब बात करते हैं कि मेन अफेक्ट किसको करता है। तो ये मेनली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ, मेनली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट, ओरल कैविटी और जेनेटेलिया। जेनेटेलिया को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पेम्पिकस वल्गेरिस के बारे में बात चल रही है, मेनली अफेक्टेड साइट के बारे में बात हो गई। ये रेयर होता है वैसे, इसका ट्रीटमेंट भी वैसे अभी तक नहीं पता और एग्जैक्ट कोज भी अभी तक अननोन है। तो एग्जैक्ट कोज इडियोपैथी का अदर कोज था, वो अपन ने बताया कहाँ कहाँ कॉमन साइट होती है वो बता दी। ट्रीटमेंट तो कंप्लीटली क्योर इम्पॉसिबल, कंप्लीटली क्योर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, अपन बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी इसकी ओरल केविटी की म्यूकोजा की, ओरल केविटी की म्यूकोजा की। ओरल केविटी की जो म्यूकोसा है वहाँ से अपन बायोप्सी लेंगे। किसमें, इसमें जो टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेस्ट करेंगे। वहाँ पे अपन ने क्या किया, स्किन बायोप्सी थी, स्किन बायोप्सी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ, किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ओरल केविटी की, जहाँ पे भी ये लीजन्स देखने को मिलते हैं स्लजिंग करने पे, थोड़ा मिनिमाइज प्रेशर पे ये जिसमें इसमें क्लियर फ्लूइड होता है वो निकलता है। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो वहाँ पे क्या देखेगा, जो करेटिनोसाइड सेल है, सेल्स है, इनके अगेंस्ट में क्या होगा, आईजीजी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आईजीजी जो कि सबसे बड़ी एंटी बॉडी होती है अगेंस्ट अपन लिख सकते हैं इंक्रीज आईजीजी एंटीबॉडीज नंबर अगेंस्ट कैरोटिनॉइड सेल, अगेंस्ट। तो कैरोटिनॉइड सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है यहाँ पे, और काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ कैरोटिनॉइड सेल के, कैरोटिनॉइड साइड सेल है उनके अगेंस्ट बन जाती है। आईजीजी का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एंटीबॉडी बन रही है किसके अगेंस्ट, केराटिनोसाइट सेल के अगेंस्ट, केराटिनोसाइट सेल के अगेंस्ट। कौन सी एंटीबॉडी, आईजीजी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आईजीजी का लेवल और आईजीई का लेवल थोड़ा बहुत, और आईजीजी का लेवल मेनली बढ़ा हुआ होता है। तो आईजीजी याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा अपन बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफर्म ट्रीटमेंट पता नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एक तो ऑटो इम्यून है तो इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट मैंने बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी।
इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे ताकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आईजीजी का लेवल केरेटिनोसाइट सेल्स के अगेंस्ट बने नहीं, आईजीजी बढ़े नहीं, उनके नंबर्स में तादाद में बढ़ोतरी न हो, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स इसलिए क्योंकि स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। यहाँ पे फ्लूइड का जो कलेक्शन हो रहा है, ब्लिस्टर या बुल्ला का फॉर्मेशन हो रहा है, वो नहीं होगा। तो अपन सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योर ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये अपनी इम्पोर्टेंट डिजीज़ थी पेम्पिगस वल्गेरिस। नाम भी खतरनाक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि किसी रेडिएशंस की वजह से हो या फिर किसी मेडिकेशंस की वजह से फैल सकता है। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता क्यों फैलता है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। आईजीजी का लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पे ब्लिस्टर और बिल्ला का फॉर्मेशन हो जाता है स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे। और अपन को जब डायग्नोस करना होता है तो डायग्नोस अपन ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट टेस्ट करते हैं, जहाँ पे अपन को आईजीजी का लेवल केरेटिनोसाइट सेल्स के अगेंस्ट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कोज क्या होता है, कोज बता ही दिया मैंने। मैनेजमेंट में यही है कि इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड्स दे सकते हैं और कुछ भी नहीं है। निकोल स्कल साइन इस पर क्लासिकल साइन था। थोड़ा बहुत प्रेशर अगर ब्लिस्टर्स पे डालते हैं तो वो फट जाते हैं, स्लजिंग हो जाती है, वहाँ से हट जाती है स्किन, तो उसको निकोल स्कल साइन बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे TEN के बारे में, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस के बारे में। TEN इसको बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, या इसी का दूसरा नाम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम काफ़ी खतरनाक नाम है। It is a severe skin disorders. It is a fetal, मतलब काफ़ी भयानक घातक स्किन डिसऑर्डर। It is most dangerous form of erythema multiforme। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो अगर कोज की बात करें तो कुछ मेडिसिन्स होती है, जैसे एंटी कन्वर्जेंट हो गई, एंटी एलर्जिक, एंटी कन्वर्जेंट और एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, जो कि ये कोज कर सकती है। क्या चीज़ें जो इसको ट्रिगर करती है, मतलब किस वजह से ये होता है, तो यहाँ पे एंटी कन्वर्जेंट और एंटीबायोटिक्स होती है। जो ड्रग्स इसको ट्रिगर करती है उसके बारे में लिखते हैं ट्रिगर्स। काफ़ी सीवियर फॉर्म होते हैं ये। सल्फोनेमाइड्स हो सकती है, एंटीबायोटिक है। ब्यूटाजोन एंटी कन्वर्जेंट और एंटी सीजर, और एंटी सीजर ये ड्रग्स क्या करती है, कोज कर सकती है TEN, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। एंटीबायोटिक्स है ही है, तो एंटीबायोटिक्स और एंटी कन्वर्जेंट मोस्टली इसको फैलाती है। कैसे फैलता है, इन ड्रग्स की वजह से। अब बात करें शुरू में क्या होता है इसमें सिम्टम्स में, स्टार्टिंग में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, फिर स्किन के ऊपर लार्ज ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
ड्रग ट्रिगर कौन सी करती है उसके बारे में अपन ने बता दिया कि कोज क्या है, कोज ये है। सिम्टम्स की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, एट स्टार्टिंग में फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको लार्ज ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर, लार्ज ब्लिस्टर, और आपकी स्किन ब्लैक पड़ जाएगी, स्किन बिकम ब्लैक, आपकी बॉडी काली पड़ने लग जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगी, उस आदमी की डेथ हो जाती है। यहाँ पे मोर्टालिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। हंड्रेड रेशियो 30, मतलब जो 100 लोग इससे सफर्ड होते हैं उनमें से 30 लोगों की मौत हो जाती है। स्किन पूरी ब्लैक पड़ जाती है और ब्लैक पड़ने के बाद में क्या होता है, आदमी की डेथ हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा भयानक मौत होती है इस बीमारी के अंदर। इस बीमारी का ट्रीटमेंट के बारे में बात है तो प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट में होता है प्लाज्मा फेरेसिस। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस के अलावा अपन कर सकते हैं ट्यूमर नेक्रोटिन फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिन फैक्टर अल्फा इनहिबिटर। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इम्यूनोसप्रेसेंट। इसके अलावा स्टेरॉइड्स दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी स्किन का लीजन, लार्ज स्किन लीजन्स का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा फेरेसिस, ट्यूमर नेक्रोटिन फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं पूछते कोई कि कौन सा देंगे कौन सा नहीं देंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो डिजीज़ है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अपने बात की TEN टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, मतलब स्किन के अंदर क्या हो रहा है, पहले ब्लिस्टर और बिल्ला का फॉर्मेशन हो रहा है, लार्ज ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है एपिडर्मिस के अंदर। फिर नेक्रोलाइसिस मतलब फिर स्किन वहाँ की क्या हो जाती है, धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है स्किन की, वहाँ की स्किन डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में स्किन एकदम काली पड़ जाती है, काली पड़ने के बाद में आदमी की मौत हो जाती है। ये अपना डिसऑर्डर था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।